गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। सो आज है 4 फरवरी एंड डे इज़ फ्राइडे। कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये अगेन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और कल हमारे फाइनली 2000 मेंबर्स कंप्लीट हो गए हैं और अभी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और वेरी मच थैंक यू फॉर दैट, आपने इतना हमारे सपोर्ट चैनल को सपोर्ट किया। बाकी हम जो पहले डेली बेसिस पे कवर करते हैं 3 टर्म्स को इन नोट्स में से, तो इनको भी हम कवर करेंगे। बाकी फिर हम इसके बाद एनालिसिस पे चलेंगे। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है आज का ब्रेक इवन पॉइंट। ये आई होप आपको कुछ लोगों को ज़रूर पता होगा इसके बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके अंदर होता क्या है कि ये एक नई कंपनी के लिए ज़्यादा रेलेवेंट होता है। नई कंपनी जब सेटअप होती है तो उसके अंदर जो भी उसकी कॉस्ट लग रही होती है शुरू में, क्योंकि उसको अपना आज की डेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसको अपना एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो जब ये सब खर्चा मिला करके कंपनी जितना भी रेवेन्यू बना रही होती है वो सब चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, क्योंकि शुरू में तो कंपनी सीधा प्रॉफिट के अंदर नहीं जा सकती। छोटा बिजनेस जा सकता है सीधा प्रॉफिट के अंदर, बट एक कंपनी लेवल पे बिजनेस प्रॉफिट के अंदर सीधा नहीं जा सकता है। तो प्रॉफिट के लिए जाने से पहले एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके कॉस्ट जो होंगी सारी मिला के आपके रेवेन्यू के बराबर होंगी। हो सकता है कि आपका एक गुड बन रहा है 8 रुपीज़ का, और अगर आपका बिक रहा है वो 10 रुपीज़ का, तो आपको शुरू में लगेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। बट आपको जब कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए उसकी खुद की कॉस्ट आती हैं। आपको रजिस्टर करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो आप जितने भी गुड्स बना रहे हैं उसको आप जो भी टोटल कॉस्ट आएगी वो सब अदर कॉस्ट वाली जो होगी उसको आप एक्स ले लेंगे, और आप जितने भी गुड्स बना रहे हैं उसको उससे डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वाई है यहाँ पर। तो अगर वो चीज़ लेट से 2 रुपीज़ आती है तो फिर आपका ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा, क्योंकि आपका टोटल कॉस्ट पड़ेगा 10 और आपका रेवेन्यू भी एक गुड से 10 रुपीज़ का ही बन रहा है। तो आपका यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन आ जाएगा। इसको नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन भी आप बोल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। आगे चलते हैं। अभी ब्रोकरेज सर्विसेज हमारा आज का सेकेंड टर्म है। इसके अंदर बहुत ही बेसिक है। ब्रोकरेज सर्विसेज क्या होती हैं कि आपको अगर कोई सिक्योरिटी बाय करनी है या किसी और को कोई सिक्योरिटी सेल करनी है तो उसके अंदर जो ब्रोकर होगा वो काम करेगा, और जो ब्रोकर पूरा काम करता है उसकी सर्विस का नाम है ब्रोकरेज सर्विस। उसके अंदर होता क्या है कि आपका ये एग्जीक्यूशन सर्विस का मैंने आपको बता दिया कि आपका बाय और सेल करवाना सिक्योरिटीज़ को जो भी उनके क्लाइंट्स हैं। अब ये स्टॉक मार्केट के फॉर्म में भी हो सकता है, आपके प्राइवेट मार्केट के फॉर्म में, ओटीएम के फॉर्म में, उस सब चीज़ों के फॉर्म में हो सकता है। बट ये बहुत बेसिक यहाँ पर हम एग्जीक्यूशन ही रखेंगे। और पर इसके अलावा जैसे यहाँ पर आपको भी दिखेगा कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस और रिसर्च करना। ये रिसर्च मतलब कि कौन सा स्टॉक्स में कितना रिटर्न चल रहा है, ये सब चीज़ें जो इकोनॉमिक टाइम्स में आती भी रहती हैं, तो वो सब चीज़ें भी करना इनका काफ़ी ज़्यादा काम होता है ब्रोकरेज सर्विसेज का, या फिर आप कह सकते हैं ब्रोकर्स का काम होता है। आगे चलते हैं ब्रोकरेड मार्केट्स। तो सिंस मैंने आपको ब्रोकरेज सर्विसेज आज बताई हैं तो इसके अंदर बहुत ही बेसिक है। ऐसे मार्केट्स जिसके अंदर आपका ब्रोकर्ड सिस्टम चलता है, ब्रोकर सिस्टम चलता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं बट बीच में ब्रोकर्स रहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडिंग करता होगा आप में से, तो वो हो सकता है आप स्टॉक्स का अकाउंट यूज़ करते होंगे, तो उनमें आपको दिखता नहीं है कि कोई यहाँ पर ब्रोकर है क्या, बट दरअसल वहाँ पर अपस्टॉक्स का ऐप जो है वो खुद ही अपने आप में एक डिस्काउंट ब्रोकर आपके लिए बन चुका है। तो वो इस तरीके से आपका ब्रोकर हमेशा प्रेजेंट रहता है। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट टर्म भी आपकी ब्रोकर्स ही है, तो मैं यहाँ तक, क्योंकि मैंने आपको आज सारा समझा दिया है तो मैं यहाँ तक कवर कर लिया आज मैंने। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे बिजनेस साइकिल से। तो अब हम चलते हैं अपने नोट्स के लिए। तो अगेन ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आगे चलते हैं, इसमें पहली न्यूज़ को कवर करेंगे। लेट अमेजॉन रिलायंस रिटेल, आर ई एल मतलब यहाँ पर रिलायंस है। कई बार आर ई एल के लिए आर आई एल भी लिखा होता है, तो वो भी आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड समझ सकते हैं उससे। तो यहाँ पर रिलायंस रिटेल की बात कर रहे हैं अभी। बिड फॉर एफ आर एल असेट्स लेंडर्स टू सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली मैं आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। है क्या कि यहाँ पर एक मेन कंपनी है एफ आर एल, जिसके अंदर क्या है, एक्चुअली मेन कंपनी यहाँ पर FCPL है, फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड। उसकी एक सब्सिडरी है, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है, जिसके अंदर मतलब बेसिकली उसका नाम है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। अगर आपको इसके ब्रांड्स के बारे में नहीं पता तो इसके ब्रांड्स हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे आपका बिग बाज़ार इनका ब्रांड है, CVB इनका ब्रांड है, FBB इनका ब्रांड है, सेंट्रल करके एक इनका ब्रांड है। तो ये सब कुछ इनके बड़े ब्रांड्स हैं। अब हुआ क्या, कुछ टाइम पहले अमेजोन ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया इक्विटी के लिए, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर एक क्लॉज मेंशन था कि ये अपना FCPL किसी भी अपने असेट को रिलायंस को और ऐसी रिलायंस जैसी कुछ कंपनीज को नहीं बेच सकता।
अब ऐसा क्यों था? ताकि कंपटीशन अमेजोन कम कर सके, क्योंकि तीनों ही इंडस्ट्रीज आपकी कहीं ना कहीं रिटेल के अंदर काम करती हैं। तो वो चीज़ हुई। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि ये अब कंपनी आज की डेट में बैंकरप्ट चल रही है, इसके ऊपर कैश स्ट्रैप्ड है, मतलब ज़ीरो कैश फ्लोज इनके पास चल रहे हैं आज की डेट में। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि FRL को अपनी बिड लगानी ही पड़ी अमेजोन के रिलायंस के पास, और उन्होंने बिड जो लगाई वो मैंने यहाँ पे आज मेंशन कर दिया। तो वो उन्होंने बिड लगाई थी 25,000 करोड़ की, और वो टोटल जो इनका डेट चल रहा है आज की डेट में वो 17,000 करोड़ पर चल रहा है। तो उस तरीके से उन्होंने बिड लगाई, बट सिंस अमेजोन के पास ऐसे लीगल एडवांटेज था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर अपना क्लॉज डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाल दिया। एक्चुअली मतलब हाई कोर्ट्स के अंदर पहले केसेस चले, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस गया कि ऐसा नहीं कर सकते हैं ये। तो वो चीज़ अभी डील कैंसिल हो गई उसकी वजह से। और अब बहुत सारी मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद आज ये न्यूज़ आई है कि जो FRL के एक्चुअली में लेंडर्स हैं, उन्होंने ही अपनी एक सजेशन दी है। क्या सजेशन है? उन्होंने सजेशन दिया है कि अगर आप ये चाहते हो कि रिलायंस बाय कर ले, और या फिर अमेजोन भी, ये अमेजोन ये नहीं चाहता है, तो दोनों में डिस्प्यूट है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अमेजोन और रिलायंस रिटेल दोनों को बोल सकते हैं कि आप इसके लिए बिडिंग लगा लो, ये FRL के असेट्स के लिए बिडिंग लगा लो, ताकि आपको एक फेयर वैल्यू मिल जाए और आपको बेसिकली फेयर डिसीजन मिल जाए, क्योंकि सब चीज़ें आपके सामने हो रही होंगी। तो उस तरीके से उन्होंने बोला। अब यहाँ पर उनका मेन सजेशन किस लिए था? ताकि वो अपने लोन्स रिकवर कर सके, जो कि उनकी टोटल वर्थ है 17,000 करोड़, जैसा मैंने आपको बताया। और पहले जो आपका ऑफर था कंपनी के पास वो 25,000 करोड़ का था, जो रिलायंस रिटेल से था, जो कि आपके अमेजोन ने चैलेंज कर दिया था कोर्ट्स वगैरह के अंदर। तो उसके बाद ये हुई। अब FRL काउंसिल, जो FRL का बेसिकली क्रेडिटर्स का काउंसिल बन चुका है, जिन्होंने ये सजेशन दिया है, उन्होंने बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर रिलायंस रिटेल ने ये भी बोला कि आप अपने इस पूरे जो आपका ये लोन है, इसको आप NPA शो कर सकते हैं ना, जो आपका लोन्स जिन्होंने दे रखे हैं उन बैंक्स का NPA शो कर सकते हैं, फिर उनको आपकी असेट वाली कंपनी से, असेट डिस्पोजल वाली कंपनी से बेनिफिट मिल जाएगा। तो उनको इतना लोन रिकवरी की टेंशन नहीं रहेगी कुछ टाइम तक। तो उसमें क्या बोला कि उसके लिए उनको बैंक से बात करनी पड़ेगी, और FRL के काउंसिल को 10 दिन का उसके लिए टाइम चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर हुई। तो आई होप आपको पूरी न्यूज़ अभी तक ये समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स न्यूज़ है आज, बाकी भी एक दो कॉम्प्लेक्स न्यूज़ आई हैं आज। आगे देखिए तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स अनलाइकली टू क्राउड आउट प्राइवेट सेक्टर। बेसिकली होता क्या है कि जैसे बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स जो होते हैं, मतलब या प्राइवेट बैंक्स होते हैं, उससे गवर्नमेंट बोरो कर लेती है मनी जब भी उसको चाहिए होती है। पहली बात जब भी उसको चाहिए होती है। दूसरी बात जब गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट या इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा चल रहा है, लिक्विडिटी ज़्यादा चल रही है, तो दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट बोरो कर लेती है। और गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात है कि इंटरेस्ट बहुत कम रेट पर देती है। तो उसमें हुआ क्या कि अभी गवर्नमेंट के अपने सेक्टर जो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। बजट के अंदर इन्होंने बोला था कि मतलब जो बजट के बाद इकोनॉमिक काउंसिल का सेशन हुआ था, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि आपके जो बैंक्स हैं वो जितना लोन दे रहे होंगे गवर्नमेंट को, वो हम इतना हिसाब से रखेंगे, हम बाकी बैंक से इसको डाइवर्सिफाई कर लेंगे कि बैंक्स के पास फंड रहेगा आपके प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए। इसीलिए उन्होंने बोला है कि अनलाइकली टू क्राउड आउट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम ही सारा पैसा लेके बैठ जाएंगे, हम प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इनफ मनी छोड़ देंगे यहाँ पर। अब इफ़ सेविंग्स इन, और उन्होंने एक और स्टेटमेंट यहाँ पे बोली है कि जो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स इशू करती है, आई होप आपको अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट कैसे कैसे बॉन्ड इशू करती है। उसके अंदर मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर को कमाने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा सेफ भी होते हैं। तो अगर उनमें सेविंग्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि अपनी इन्फ्लेशन आज के टाइम पे ज़्यादा चल रही है, यानी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर ज़्यादा है, तो लिक्विडिटी ज़्यादा होने का एक आपका इम्प्लीकेशन ये निकलता है कि सेविंग्स बढ़ने का भी बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। तो अगर सेविंग्स बढ़ती है इन बॉन्ड्स के अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, तो सिंस गवर्नमेंट को यहाँ से पैसा मिल जाएगा, तो गवर्नमेंट फिर बोरो करेगी ही नहीं, बहुत ही कम बोरो करेगी, फिर तो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा यहाँ पर मनी मिल जाएगी। और ज़्यादा मनी होने का एक बेनिफिट ये तो होता ही है कि उनको लोन्स मिल पाएंगे। एक बेनिफिट ये भी होता है कि ज़्यादा मनी होती है तो बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना चाहते हैं, तो अपने इंटरेस्ट रेट को भी वो कम कर देते हैं, तो वो भी बिजनेसेस को फ़ायदा हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए तो एडवेंट वेज 1 बिलियन बेट ऑन येस बैंक। बेसिकली एडवेंट आपका क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये आपका प्राइवेट इक्विटी ग्रुप है। प्राइवेट इक्विटी ग्रुप क्या होता है? प्राइवेट इक्विटी का मीनिंग होता है आप स्टार्टअप्स के अंदर, कंपनीज के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप यहाँ पर कंपनी पे कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, और रिटर्न्स जो भी आपको मिलेंगे तो वो हो जाता है। ये मेनली स्टार्टअप कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। बट यहाँ पर येस बैंक को अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो स्टार्टअप नहीं है,
वो वेल एस्टेब्लिश्ड बैंक है, तो उससे रिलेटेड ये आज बात की जा रही है इसमें। अब यहाँ पर हुआ क्या है, एडवेंट ने आपका 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान की है येस बैंक के अंदर, और ये इन्वेस्टमेंट जैसे सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है, ये होगी आपकी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सिस्टम पे। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सिस्टम का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि ये जो येस बैंक के होल्डर्स हैं, क्योंकि मतलब येस बैंक ऐसे खुद पैसा तो नहीं लगाएगा ना, तो येस बैंक के जो भी होल्डर्स हैं उनको अलग अलग होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलेगी ओवर अदर इन्वेस्टर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली, और एडवेंट को भी ये प्रेफरेंस मिल सकती है क्योंकि सिंस आपका फंड तो येस बैंक रेज कर रहा है, तो उस तरीके से है। बाकी एक इसमें बैकग्राउंड न्यूज़ ये भी है कि मतलब ये जो प्रेफरेंस सिस्टम है वो आपका से SBI लेके आया है। तो SBI कैसे लेके आ रहा है, कंट्रोल कितना है उसको येस बैंक के ऊपर, तो SBI ने बेसिकली 48% एक्विजिशन किया था येस बैंक के अंदर मार्च 2020 के अंदर। तो ये आई होप आपको शायद पता होगी बात, या फिर हो भी सकता है ना पता हो, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। तो SBI ने इतना एक्विजिशन किया था, इसीलिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वाला जो क्लॉज है वो SBI लेके आया है। तो वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 6050 करोड़ के लिए उस टाइम पर। तो ये हमने यहाँ पर पूरा देख लिया। आगे चलते हैं। हाई मार्केट कैप स्लैश ग्रोथ नॉट अ वरी फॉर मैनी विद ग्रोथ स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली मैं यहाँ पे न्यूज़ से हेडलाइन से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, मैं आपको पहले डिटेल में पॉइंट से बताता हूँ जो नेक्स्ट पेज पर है। तो इसके अंदर आपको दिखेगा पहला पॉइंट, इसमें एक रेशो यूज़ की गई है जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ रुपीज़ है, इसका मीनिंग ये है कि उनके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है इनटू आपका एक शेयर का प्राइस कितना है, तो आपकी टोटल कंपनी की वर्थ निकल जाती है इस तरीके से। तो वो जो है पूरी सारी कंपनीज का इंडिया के अंदर हमने लिया, वो हमने न्यूमरेटर में डाल दिया, अपॉन में रखा जितना GDP आज की रेट में चल रहा है। तो वो अगर हम रेशो निकालते हैं तो उसके अंदर ये बहुत ही एक अच्छा एनालिसिस है कि, क्योंकि क्या होता है GDP का मतलब क्या है कि रियल में इकोनॉमी की कितनी वर्थ है, और MCAP का मतलब कितना चल रहा है कि स्टॉक मार्केट के हिसाब से पूरी इकोनॉमी की कितनी वर्थ चल रही है। तो उसमें क्या हमें डिफरेंस पता चलता है कि स्टॉक मार्केट अपनी कंपनियों को हायर प्राइस पे बेच रहा है, या आपके स्टॉक्स को हायर प्राइस पे चल रहे हैं या सस्ते चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये 100% से ऊपर होगा, इसका मीनिंग है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जितनी है उतना रियल में GDP नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि स्टॉक्स आपके एक्सपेंसिव नज़र आएंगे। तो वो चीज़ हुई यहाँ पर। इंडिया का अगर हम स्टेटस देखेंगे तो अभी 132% पर चल रहा है, यानी कि ओवरऑल मतलब अगर आप सिंपल लॉजिक से देखें तो एक्सप्लेनेशन में एक्सपेंसिव ही आएगा। बट इसके अंदर इन लाइन विद वर्ल्ड इक्विटीज़ जो मैंने लिखा है उसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर वर्ल्ड में सभी इक्विटीज़ के साथ लगभग ऐसा ही चल रहा है। तो यहाँ पर एवरेज से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा महंगा ये नहीं दिखेगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वर्ल्ड की अगर आप सब कंपनीज को मिला के निकाला गया आर्टिकल के अंदर, तो उसके अंदर 137% पर आया, जो कि काफ़ी एक अच्छी फिगर है और एवरेज के आसपास ही चल रहा है इसका मतलब सब कुछ। तो वो है यहाँ पर। बाकी हांगकॉन्ग मतलब ये थोड़ा सा ऐसा एग्जाम्पल था, हांगकॉन्ग में तो 1740% चल रहा है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी फिगर है। तो ये हमने पे पूरा देख लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नो टैक्स हाइक ऑन सिगरेट्स, रोबस्ट Q3 कैन फायर अप ITC स्टॉक। तो बेसिकली है क्या कि ITC जो है आपका कंपनी, उसने आपके Q3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं थर्सडे को, कल। तो उसकी यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं गया रिजल्ट्स के बारे में, वो मुझे नहीं पता यहाँ पर क्यों है ऐसा, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप जाके ज़रूर देखें इसको। देखें तो इसके अंदर ITC आपकी है क्या कंपनी। ITC जनरली हमने कंपनी का नाम सुना होता है, बट हमें ज़्यादा पता नहीं होता कि कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी मैंने कुछ मेन बिजनेस के लिखे हैं, या ये कहना चाहिए कि कंपनी के ऐसे मेन बिजनेस जो इस क्वार्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो जैसे सिगरेट इंडस्ट्री के अंदर कंपनी है, एग्रीकल्चर के अंदर है, होटल्स के अंदर है, और इसके अलावा FMCG के अंदर भी कंपनी काफ़ी बड़ी है। तो उसके अंदर अगर हम देखें सबके अंदर मिला करके बॉटम लाइन मतलब मैंने आपको बताया है, बॉटम लाइन मतलब होता है प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट है उसके अंदर आपका इंक्रीज रहा 15% से, और आपका रेवेन्यू ग्रोथ रहा 30% से। तो ये चीज़ें यहाँ पर। अब मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर आपको थोड़ा परेशान करने के लिए, ये आपका वर्ड है कंसोलिडेटेड। तो कंसोलिडेटेड का क्या मीनिंग होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी जब कंपनी हो जाती है तो वो 2 बैलेंस शीट्स, 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सब निकालती है। अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी का आप वो देखते हैं, एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, तो उसके अंदर आपको दोनों टर्म्स अलग अलग दिखेंगी, अलग अलग इनके पेजेस पे आपकी पूरी बैलेंस शीट बनी होगी। एक होगी कंसोलिडेटेड तरीके से, एक होगी स्टैंड अलोन तरीके से। तो कंसोलिडेटेड क्या होता है, पहले मैं आपको स्टैंड अलोन बताता हूँ।
तो स्टैंड अलोन के अंदर क्या होता है, कंपनी का एक मेन हेड ऑफिस होता है या हेड क्वार्टर होता है या हेड ऑपरेशंस की कोई तो बिल्डिंग होती है जो कि रजिस्टर्ड भी होती है। तो उस तरीके से एक हेड ऑफिस लिया। उसके अलावा कंपनी के अपने नाम के अंदर जो भी ब्रांच चल रही है उन सभी ब्रांचेस का डेटा उठा लिया। तो उन सब के जितने भी असेट्स हैं, जितना प्रॉफिट रहा, जितना सेल्स रहा, उन सबको मिला के अगर हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसको हम स्टैंड अलोन बैलेंस शीट या स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वो सब बोलते हैं। अब उसके अलावा कंपनी की कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एक तो एसोसिएट हो सकते हैं कंपनी के, जिसके अंदर एसोसिएट का बेसिकली मीनिंग होता है कि कंपनी की 20% से लेकर 50% इन्वेस्टमेंट हो। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एसबीआई ने येस बैंक के अंदर 48% इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो उसका एसोसिएट बन चुका है। उसके अलावा हम मिला सकते हैं इसके अंदर जो कंपनी का सब्सिडरी है। सब्सिडरी का मीनिंग होता है कि आपकी 50% प्लस उसके अंदर ओनरशिप होनी चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब उसके अलावा हम मिला सकते हैं कंपनी का कोई जॉइंट वेंचर होगा, कंपनी ने किसी कंपनी के साथ या गवर्नमेंट के साथ कुछ जॉइंट वेंचर बना रखा होगा। तो ये सब चीज़ें सिंस आपके ऊपर नहीं आई थी, तो अगर हम इन सब चीज़ों को मिला देते हैं तो तब जाके आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसमें आपको 2-3 याद रखने वाली बातें हैं। एक तो कि कंसोलिडेटेड में क्या क्या एडिशनल ये 3 पॉइंट्स ऐड होते हैं, और एसोसिएट्स में कितना परसेंटेज ऑफ ये आपका ओनरशिप रहता है, और सब्सिडरी में कितना रहता है। तो ये आई होप आपको पूरा बाकी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं इसके अंदर। अच्छा, लास्ट में हाँ, ये हमने पूरा यहाँ पर आईटीसी वाला पॉइंट कवर कर लिया, तो हम इसके ऊपर चलते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो ईज ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, फोकस एरियाज, DPPIT, SECY। तो SECY सबसे पहले समझते हैं। SECY है आपका एक शॉर्ट फॉर्म हुई आपकी सेक्रेटरी के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ आपके जो इंटरनल ट्रेड है उसके डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। क्या बोला है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ये रिड्यूस करेगी। मैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आ गया हूँ। गवर्नमेंट विल रिड्यूस 2500 कंप्लाइंसेस दिस ईयर। तो बेसिकली होता क्या है, एक कंपनी को इस्टेब्लिश होने में या फिर एक बिज़नेस को खड़े होने में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है। तो ऐसी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसके अंदर आपका 2500 ऐसी कंप्लायंसेस या फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसको गवर्नमेंट कम करने की बात कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट उनको हटा देगी दिस ईयर तक। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है बिजनेस के लिए। मैंने लिखा भी है बिजनेस प्रमोशन इससे होगा। अब ये हो क्यों रहा है, ये हो इसलिए रहा है बेसिकली एक रैंकिंग निकलती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके अंदर निकाला जाता है। मैं आपको एक्चुअली एग्जांपल दे देता हूँ पहले। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो भी रैंकिंग ये होती है उसके अंदर जो नंबर 2 पे चल रही है कंपनी वो है सिंगापुर, और सिंगापुर इसके अंदर बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसके अंदर अगर हम देखें तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन जो होता है प्रोसेस पूरा, वो आप 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं आपकी कंपनी नई नई खड़ी हो जाए पूरी, आपको कंपनी प्राइवेट कंपनी का लोगो मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो आपको यहाँ पर 3 दिन में वो काम हो सकता है। और इंडिया के अंदर सेम प्रोसेस को 1 महीना कम से कम लगता है। तो वो ये जो होता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कि आप कितनी आसानी से अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इंडिया के अंदर अपना बिजनेस एक्सपैंड करने में या दूसरी स्टेट्स में लेके जाने में किसी की परमिशन चाहिए हो, बट इसके अंदर नहीं चाहिए, सिंगापुर के अंदर नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जितना ईजी होता है बिजनेस करना उतना ही रैंकिंग आपकी अच्छी होती जाती है। उसी के लिए यहाँ पर ये सारी जो कंप्लायंसेस हैं जो हटाने की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर हटाई जा रही हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि किस एरिया से कंप्लायंसेस हम कम करने वाले हैं, बट ये मोस्ट प्रोबेबली कंपनी के रजिस्ट्रेशन या जो भी ऐसी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इनसे रिलेटेड होगा। तो ये आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं IPO वेदांत फैशंस लिमिटेड। तो ये आज की लास्ट न्यूज़ है। इसके अंदर क्या है कि वेदांत फैशंस लिमिटेड करके एक कंपनी है। ये मैं अगर आपको बैकग्राउंड दूँ, पहले सबसे लास्ट पॉइंट में लिखा है मैंने मान्यवर और उनका जो वुमेंस कलेक्शन है पूरा मोहे, तो उन दोनों का ये पूरा मैनेजिंग कंपनी है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं मान्यवर मोहे का ही आपका IPO आ गया। IPO आपका ओपन रहेगा फ्राइडे से लेकर ट्यूसडे तक। 824 to 866 रुपीज़ का इनका प्राइस बैंड है। और अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 17 शेयर्स एटलीस्ट बाय कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप बेसिकली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा लगभग 14,000 रुपीज़ के आसपास, एक अगर आप 824 रुपीज़ पर डालते हैं। या वही है, अगर आप हायर प्राइस पर डालना चाहते हैं तो आपका 14,700 समथिंग आ जाएगा। तो ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बट हमने बाकी ऐसा कॉन्सेप्ट पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद एडिटोरियल का वीडियो भी आ रहा होगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और दैट्स इट। अगर आपको सही लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें इस वाली वीडियो को।
बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।